सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। लास्ट लेक्चर में अपनी प्रोविडेंट फंड्स की बात चल रही थी, भविष्य निधियों की बात अपन ने स्टार्ट की थी। और भविष्य निधियों के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया था कि 3 प्रकार की भविष्य निधियाँ होती हैं। एक वैधानिक भविष्य निधि, एक प्रमाणित भविष्य निधि और एक अप्रमाणित भविष्य निधि। और भविष्य निधियाँ मैंने आपको बताया था, भविष्य निधि क्या होती है, प्रोविडेंट फंड। इसमें प्रत्येक महीने कर्मचारी के वेतन में से कुछ राशि काट के उसके अंशदान के रूप में इस खाते में जमा करा दी जाती है। भविष्य निधि खाते में कुछ राशि नियोक्ता भी हर महीने अंशदान के रूप में ये कुछ भविष्य निधि खाते में अपना अंशदान जमा कराता है और इस अंशदान के ऊपर ब्याज भी मिलता है, दोनों अंशदानों पर ब्याज भी मिलता है। और ये सारी की सारी राशि एक मुश्त उस कर्मचारी को प्राप्त हो जाती है जब वो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है या वह नौकरी छोड़ देता है, तब उसको ये राशि एक मुश्त मिल जाती है प्रोविडेंट फंड खाते में जितनी भी राशि जमा होती है, यानी नियोक्ता का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान और उनके दोनों के अंशदान पर ब्याज, ये एक मुश्त मिल जाता है जब वो कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है या वो नौकरी छोड़ के चला जाता है। तो अपनी ये बात हुई थी कि वैधानिक भविष्य निधि कहाँ पे लागू होती है, प्रमाणित भविष्य निधि कहाँ पे लागू होती है, किसे कहते हैं, और अप्रमाणित भविष्य निधि क्या होती है और कहाँ पे लागू होती है। ये बात अपने पिछले लेक्चर के अंतर्गत हो गई थी। अब आज के लेक्चर के अंदर अपन इसकी इनकम टैक्स में इसके रूल्स क्या क्या हैं उनकी अपन आज चर्चा करेंगे। तो इन तीनों भविष्य निधियों के लिए ये 3 चार्ट बना दिए मैंने। ये वैधानिक भविष्य निधि है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जिसको अपन कहते हैं SPF। ये है प्रमाणित भविष्य निधि, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और ये है अप्रमाणित भविष्य निधि, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित होता है, ये आयकर आयुक्त के द्वारा अनुमोदित नहीं होता है। और ये कहाँ पे लागू होता है, वैधानिक भविष्य निधि अधिनियम 1925 के अंतर्गत रखे गए खातों को वैधानिक भविष्य निधि कहते हैं। और ये समस्त सरकारी संस्थानों पर, अर्ध सरकारी संस्थानों पर, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर, विश्वविद्यालयों पर और स्थानीय सत्ताओं पर लागू होता है। प्रमाणित भविष्य निधि कहाँ पे लागू होती है, ये भविष्य निधि समस्त बैंकों पर, बीमा कंपनियों पर, उद्योगों पर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लागू होती है। और ये कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अंतर्गत रखे गए खाते होते हैं। और ये आयकर आयुक्त के द्वारा प्रमाणित होती है, ये आयकर आयुक्त के द्वारा प्रमाणित नहीं होती। और ये दोनों जहाँ नहीं रखी जाती वहाँ पर फिर लास्ट में अप्रमाणित भविष्य निधि रखी जाती है। तो देखिए अब इस पर एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले तो नियोक्ता का अंशदान का क्या होगा और कर्मचारी के अंशदान का क्या होगा। तो कर्मचारी का अंशदान तो तीनों स्थितियों में ही कर योग्य होता है। मान लो एक कर्मचारी है, उसका वेतन है 5,000 रुपये और उसके वेतन में से हर महीने 10% पैसा काट कर भविष्य निधि में जमा कर दिया जाता है। तो 5,000 रुपये का 10% कितना हुआ, 500 रुपये। तो उसको वेतन मिलता कितना है, उसको वेतन मिलता है हर महीने 4,500 रुपये। तो अपन टैक्स कितने पे लगाएंगे, अपन टैक्स 4,500 प्लस उसका अंशदान 500 रुपये, तो अपन तो पूरे 5,000 रुपये पे टैक्स लगाएंगे। हालांकि उस कर्मचारी को मिले कितने हैं, उस कर्मचारी को मिले तो 4,500 रुपये ही हैं। 500 रुपये तो उसके अंशदान में कट गए थे, लेकिन अपन टैक्स किस पे लगाएंगे, 5,000 पर। तो कर्मचारी का अंशदान तो तीनों स्थितियों में ही कर योग्य होता है। अब बात आती है नियोक्ता के अंशदान की। तो नियोक्ता का अंशदान देखिए वैधानिक भविष्य निधि में करमुक्त होता है और अप्रमाणित भविष्य निधि में भी करमुक्त होता है, उस पर अपन टैक्स नहीं लगाते। यानी नियोक्ता जो पैसा जमा कराता है भविष्य निधि खाते में अपने अंशदान के रूप में, वो करमुक्त होता है वैधानिक भविष्य निधि की स्थिति में और अप्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में। और प्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में वेतन के 12% तक तो करमुक्त होता है और अधिक के कर योग्य होता है। यानी अगर नियोक्ता ने मान लीजिए उसके वेतन का 15% अंशदान जमा कराया तो 12% तक तो करमुक्त होगा और 3% जो उसने ज़्यादा जमा करा दिया वो अपन टैक्सेबल मानेंगे, उस पर अपन कर मान लगाएंगे, सैलरी के अंदर उसको जोड़ देंगे सैलरी की इनकम के अंतर्गत।
तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है, कर्मचारी का अंशदान तो सदैव ही कर योग्य होगा, नियोक्ता का अंशदान करमुक्त होगा वैधानिक भविष्य निधि में, अप्रमाणित भविष्य निधि में भी करमुक्त होगा, प्रमाणित भविष्य निधि में वेतन के 12% तक करमुक्त होगा, उससे अधिक हो गया तो वो कर योग्य होगा। अब ये जो इसके ऊपर हर वर्ष ब्याज मिलेगा, उस ब्याज का क्या प्रावधान करना है वो समझ लीजिए। प्रोविडेंट फंड खाते पर प्राप्त ब्याज, तो वैधानिक भविष्य निधि में जो ब्याज मिलता है वो करमुक्त होता है, अप्रमाणित भविष्य निधि में भी जो ब्याज मिलता है वो करमुक्त होता है, परंतु प्रमाणित भविष्य निधि में 9.5% तक प्राप्त ब्याज तो होता है करमुक्त और आधिक्य होता है करयोग्य। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नियोक्ता का अंशदान 12% तक करमुक्त होगा, आधिक्य करयोग्य होगा, किसमें, प्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में, और ब्याज जो मिलेगा अंशदान के ऊपर वो नियोक्ता के अंशदान पर 9.5% तक प्राप्त ब्याज तो होगा करमुक्त और आधिक्य होगा करयोग्य। अब आपको प्रश्न के अंदर यही वाले पॉइंटों के अंतर्गत ज़्यादातर यही वाले पॉइंट पूछता है एग्ज़ाम के अंतर्गत। आपको सवाल में कह देगा कि प्रमाणित भविष्य निधि लागू थी और उसके ऊपर प्रमाणित भविष्य निधि में 11% ब्याज दिया गया, तो 11% ब्याज दिया गया तो 9.5% तक का ब्याज तो हो गया करमुक्त, और 11% में से 9.5 घटाओगे आप तो 1.5% जो ब्याज बचा वो आधिक्य होगा करयोग्य। तो 1.5% ब्याज की आपको राशि निकालनी पड़ेगी, और उस राशि निकालने के लिए देखिए मैंने यहाँ पर नोट्स के अंतर्गत आपको फर्स्ट पॉइंट के अंदर एक सूत्र दिया है, और ये सूत्र आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में प्राय करके ये पॉइंट पूछा जाता है। यदि ब्याज की दर 9.5% से अधिक है तो आधिक्य ब्याज की राशि करयोग्य होगी। ये बात यहाँ पर लिखी थी अपन ने, 9.5% तक प्राप्त ब्याज तो होता है करमुक्त और आधिक्य होता है करयोग्य। तो यदि ब्याज की दर 9.5% से अधिक है तो आधिक्य की राशि जो होगी वो क्या होगी, करयोग्य होगी, और निम्न सूत्र से ज्ञात की जाएगी। ब्याज की राशि निकालोगे कैसे आप, आपको तो ब्याज परसेंटेज देगा कि 11% ब्याज के हिसाब से 15,000 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, तो अब अपने को ये निकालना पड़ेगा कि 1.5% जो उसको ज़्यादा ब्याज मिला है उसकी राशि कितनी होगी, तो उसकी राशि इस फार्मूले से निकलेगी, और वो फार्मूला बहुत आसान सा है, जमा ब्याज की राशि। ये जमा ब्याज की राशि कितने प्रतिशत के हिसाब से आएगी, 11% के हिसाब से आएगी, और ये प्रश्न में दी गई होगी। जमा ब्याज की राशि आपको प्रश्न में दी गई होगी, और ये कितने परसेंट के हिसाब से आ रही है, 11% के हिसाब से, और इनटू वास्तविक ब्याज की दर माइनस 9.5%। तो वास्तविक ब्याज की दर कितनी थी, 11% माइनस 9.5%, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1.5%, 1.5% बटा जमा ब्याज की दर। जमा ब्याज की दर एग्ज़ाम के अंतर्गत, प्रश्न के अंतर्गत आपको दे रखी होगी। जमा ब्याज की दर कितनी है, 11%, तो ऊपर आएगा 1.5%, नीचे आएगा 1.5%, 11%, ऊपर आएगा 1.5% इंटू जमा ब्याज की राशि। तो इस फार्मूले से ब्याज की वह राशि आ जाएगी जो 9.5% से आधिक्य की राशि होगी, और उस आधिक्य की राशि पे अपन लगाएंगे टैक्स। वो करमुक्त नहीं होगी, वो करयोग्य होगी। अब बात करते हैं एकमुश्त राशि जो प्राप्त होगी। एकमुश्त राशि जो प्राप्त होगी उसमें कितनी चीज़ें प्राप्त होंगी, 4 चीज़ें प्राप्त होंगी। नियोक्ता का अंशदान, उसका ब्याज, कर्मचारी का अंशदान, उसका ब्याज। तो एकमुश्त राशि में देखिए 4 चीज़ें होंगी। एकमुश्त राशि में नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान प्लस उस पे ब्याज, और कर्मचारी का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान प्लस उसके ऊपर ब्याज। तो ये 4 चीज़ें मिलती हैं एक मुश्त के अंतर्गत। अब इन 4 चीज़ें ये कब मिलेंगी, ये तब मिलेंगी जब वो कर्मचारी रिटायर होगा, सेवानिवृत्त होगा या नौकरी छोड़ के चला जाएगा। तो जब ये चारों चीज़ें एक साथ मिलेंगी तब उनका क्या होगा, एक मुश्त प्राप्त राशि का क्या होगा। तो देखो वैधानिक भविष्य निधि की स्थिति के अंतर्गत तो वो होगी पूरी की पूरी राशि करमुक्त। प्रमाणित भविष्य निधि में एक शर्त लगी हुई है, यदि कर्मचारी ने 5 वर्षों तक लगातार नौकरी की है तो करमुक्त होगा, अन्यथा करयोग्य माना जाएगा। तो प्रश्न में देखना पड़ेगा उसने 5 वर्षों तक लगातार नौकरी की है या नहीं की।
मान लो उसने 5 वर्षों तक पूरी नौकरी नहीं की, 5 वर्ष से पहले ही छोड़ दी, परंतु किसी ऐसे कारण से छोड़ी जैसे वो कोई अस्वस्थ हो गया जिसके कारण वो नौकरी नहीं कर पाया, तो वो एक अपवाद की स्थिति है। तो सामान्यतः अपन ये नियम देखेंगे कि 5 वर्षों तक लगातार नौकरी की है तो वो राशि अपन करमुक्त मानेंगे। अब ये सारा पॉइंट आता है अप्रमाणित भविष्य निधि में। विशेष ध्यान रखने की बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है आपको। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है हमेशा के लिए, एक ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है, और एक ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। अप्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में नियोक्ता का अंशदान और उस पर प्राप्त ब्याज वेतन शीर्षक में कर योग्य होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नियोक्ता का अंशदान और उसका ब्याज वो तो शीर्षक कौन से में कर योग्य होगा, वेतन शीर्षक में सैलरी हेड के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, कर लगाएंगे अपन एक मुश्त राशि जब प्राप्त होगी तब। कर्मचारी का अंशदान करमुक्त होगा, क्योंकि कर्मचारी के अंशदान पे तो यहीं पे कर लगा दिया था अपन ने, कर्मचारी का अंशदान तो यहाँ कर योग्य हो चुका था, तो वापस से जब एक मुश्त राशि मिलेगी तो वापस से टैक्स नहीं लगाएंगे, इसलिए कर्मचारी का अंशदान करमुक्त होगा। परंतु कर्मचारी के अंशदान पर प्राप्त ब्याज अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज मिला है वो। तो 4 चीज़ें हो गई। देखिए, नियोक्ता का अंशदान और उसमें ब्याज वो तो वेतन शीर्षक में कर योग्य हो जाएगा, कर्मचारी का अंशदान है वो करमुक्त होगा, और कर्मचारी के अंशदान पर जो ब्याज मिला है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत कर योग्य होगा। और जो अंशदान पे अपन जो अंशदान जमा कराता है कर्मचारी अपना, उसके ऊपर उसको छूट मिलती है इनकम टैक्स के अंतर्गत, वो अपना एक नया चैप्टर आएगा, लास्ट के अंदर आएगा डिडक्शंस, कटौतियाँ, इनकम में से किन किन चीज़ों पे छूट मिलती है, किन किन चीज़ों पे अपन कटौतियाँ करते हैं। तो वो ये पॉइंट अभी आपके वर्तमान में तो काम नहीं, समझ में सैलरी वाले चैप्टर में तो नहीं काम आएगा, पर डिडक्शन वाले चैप्टर में ये वाला पॉइंट काम आएगा आपके कि 80C के अंदर छूट प्राप्त होगी, इसमें भी 80C में छूट प्राप्त होगी, और अप्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी। अप्रमाणित भविष्य निधि की स्थिति में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी, 80C की छूट प्राप्त नहीं होगी। तो ये पॉइंट अब आपको डिडक्शन वाले चैप्टर जब आएगा तब उस समय ध्यान रखने का पॉइंट है कि वैधानिक भविष्य निधि में 80C में छूट मिलती है, प्रमाणित भविष्य निधि में भी 80C में छूट मिलती है, और अप्रमाणित भविष्य निधि में 80C की छूट नहीं मिलती। और ये नोट के अंदर ब्याज का पॉइंट है कि ब्याज कैसे निकालेंगे, 9.5% से ज़्यादा का ब्याज अगर उसको मिला है तो वो अधिक की राशि पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। और एक पॉइंट ये समझ लीजिए, यहाँ पर जो लिखा है वेतन के 12% तक करमुक्त है और उससे अधिक की राशि कर योग्य है, तो यहाँ भी वेतन शब्द आ जाता है। तो मैंने आपको कहा है वेतन का मतलब हमेशा ध्यान रखना, हर जगह पर वेतन का मतलब अलग अलग होता है। ग्रेच्युटी में वेतन का मतलब अलग होता है, और कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के अंदर वेतन का मतलब अलग होता है, हाउस रेंट अलाउंस में वेतन का मतलब अलग होता है। यहाँ वेतन का मतलब क्या है, यहाँ वेतन का मतलब है वेतन में मूल वेतन, बेसिक पे प्लस डीए यदि सेवा शर्तों के अधीन है तो, प्लस कमीशन यदि विक्रय पर निश्चित प्रतिशत के रूप में है तो, इनको जोड़ लेंगे और वो वेतन का 12% तक तो कर मुक्त होगा। उससे ज़्यादा राशि अगर जमा करा दी नियोक्ता ने तो वो आधिक्य कर योग्य होगा। तो ये पॉइंट अब आपको सारे एक चार्ट के रूप में मैंने बता दिए हैं, ये आपको सारे पॉइंट भविष्य निधि के लिए ध्यान में रखने हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।